ध्यान, आप प्लीज मेरे लिए क्वेश्चन रीड कर सकते हो? Let a0, a1 till a23 be real numbers such that 1 plus 2 upon 5x whole raised to 23 is equal to summation of ai x raised to I, where I is equal to 0 to 23 for every real number x. Let AR be the largest among the numbers aj for 0 less than or equal to j less than equal to 23. The value of R is. ओके, तो गैस देखो, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE एडवांस 2025 और आपको ये क्वेश्चन सीखने में बहुत मजा आएगा। और ये एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो हमने मेंस लेवल पे नहीं सीखा है, इसको हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे। तो गैस कभी भी अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि उनको ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट चाहिए, तो गैस ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालना तो बहुत आसान है, ये हमने मेंस लेवल पे सीखा है। गैस ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ a plus b whole raised to n is directly given by nc n by 2। गैस आपको याद है कोएफिशिएंट इज ncr, और जब r की वैल्यू n by 2 हो जाती है तो इससे आपको ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट मिलेगा। पर इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट नहीं बोला है, उन्होंने बोला है ग्रेटेस्ट टर्म। तो गैस हाउ विल वी फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म? तो इसके लिए एक न्यू कंसेप्ट सीखेंगे। इसका प्रूफ गाइस आपको मैं किसी और लेक्चर में बता दूंगा, पर पहले इसका एग्जीक्यूशन सीखते हैं। तो गैस कभी भी अगर मुझे ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, लेट्स से ऑफ द एक्सपांशन x प्लस ए होल रेज टू n। ओके गैस, सपोज ये हमारा एक्सपांशन है x प्लस ए होल रेज टू n का, और मेरे को इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। तो ग्रेटेस्ट कोइफिशिएंट निकालना है तो मैं बोल दूंगा एन सी एन बाई टू। लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म बोला है, तो x और a की कुछ कुछ वैल्यूज होंगी। तो अगर मुझे ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है तो मुझे एक वैल्यू निकालना पड़ता है p का। व्हाट इज p? p इज गिवन बाय n+1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x बाय a। 1 प्लस मॉड ऑफ x बाय a। इसमें गाइस मैं अज्यूम कर रहा हूं कि x इज द लार्जर वैल्यू एंड a इज द स्मॉलर वैल्यू। गाइस देखो, यहाँ पे देर आर टू वैल्यूज, तो आप दोनों में से जो लार्जर वैल्यू है वो आप न्यूमरेटर में लिख दो, और जो स्मॉलर वैल्यू है वो आप डिनोमिनेटर में लिख दो। तो ये जो आपका p का वैल्यू आएगा, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। तो ये जो p का आंसर है, अगर ये p का आंसर बस एक इंटीजर आ जाता है, लेट्स से p का आंसर आ जाता है एक इंटीजर, लेट अस कॉल दैट इंटीजर एज m। तो लेट्स से p का आंसर आ जाता है इक्वल टू m, वेर m इज अ इंटीजर। तो गैस ग्रेटेस्ट टर्म हो जाता है tm या तो tm+1। तो ग्रेटेस्ट टर्म विल बी tm और tm+1। ठीक है, ये दोनों टर्म सेम रहेंगे और दोनों ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ये हमारा कंसेप्ट है। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं आता, लेट्स से ये डेसिमल आता है, तो लेट्स से गैस इसकी वैल्यू आती है, लेट्स से इसकी वैल्यू कोई फ्रैक्शन में आ जाती है, तो लेट्स से इसकी वैल्यू आती है 7.2, एक एग्जांपल। तो फिर इससे ज्यादा वाला जो इंटीजर होगा, यानी कि इससे ज्यादा वाला इंटीजर हो जाएगा 8, तो इसमें ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा t8। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू आती है लेट्स से 6.4, तो इससे ज्यादा वाला इंटीजर कौन सा होगा? 7। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो आ जाएगा t7। तो गैस ये ग्रेटेस्ट टर्म वाला कंसेप्ट है। दिस इज नॉट फॉर मेंस लेवल, इट इज मोस्टली फॉर एडवांस लेवल, इसीलिए एडवांस लेवल में सिखा रहा हूँ। ये मेंस लेवल में था कि अगर आपको ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालना है तो आप NCR लिख दो, और R के जगह आप n/2 कर दो। दिस विल गिव यू द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर ये ऑड ऑड नंबर है, लेट्स से ये है नंबर 11, तो आप 11/2 कर दो, 5.5 हो गया। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आप 5 लिख दो या तो 6 लिख दो, दोनों से सेम आंसर आएगा और वो सही आंसर है। लेट्स से यहाँ पे है 15, तो 15/2 7.5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 7 लिख दो या तो 8 लिख दो, दोनों से सेम आंसर आएगा। दिस विल गिव यू द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। पर आज मैंने आपको सिखाया हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म। सपोज आपके पास बाइनोमियल एक्सपांशन है x प्लस ए होल रेज टू n। ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है। इसमें गैस आपको क्या करना है, जो दोनों में से बड़ा वाला नंबर है उसको x बोल देना है, और दोनों में जो छोटा नंबर है उसको a बोल देना है। ताकि आप जब डिवाइड करो तो आपको किसको डिवाइड करना है? आपको n+1 को डिवाइड करना है बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x बाय a। तो बड़ा वाला नंबर अपॉन छोटा वाला नंबर करना है, और ये आपका जो भी आंसर आएगा p का,
अगर ये p का आंसर एक इंटीजर आ गया तो इसका मतलब वही टर्म नंबर यानी कि tm या फिर उससे एक आगे वाला tm+1 दोनों सेम होंगे गाइस, दोनों पक्का से सेम होंगे और ये दोनों होंगे ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है गाइस, ये होंगे ग्रेटेस्ट टर्म। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं आता, ये डेसिमल में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आ गया 6.4, तो इससे आगे वाला इंटीजर लेना है। सपोज गाइस यहाँ पे आंसर आ गया 9.1, तो इससे आगे वाला इंटीजर क्या होगा 10, तो ग्रेटेस्ट टर्म विल बी T10। सबको अगर 100% क्लियर हो गया कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है तो यस लिख दो। अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फ्यूचर के किसी लेक्चर में मैं आपको इसका प्रूफ भी बता दूंगा। बहुत सिंपल प्रूफ है, इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो कभी हम और कर लेंगे, अभी एग्जीक्यूशन सीखते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक्सपांशन क्या दिया है, 1+2/5 टाइम्स x होल रेज टू 23। तो मेरे को है ना इसमें ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एडवांस लेवल। तो 1+2/5 टाइम्स x होल रेज टू 23 ऐसा उन्होंने दिया है और उन्होंने बोला है फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। तो अभी के लिए क्या करते हैं, x का एक रियल वैल्यू सिंपल वाला ले लेते हैं। लेट्स टेक x इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ बोलूंगा पुट x इक्वल टू 1, सबसे सिंपल वाला लेंगे गाइस। ठीक है, तो अगर मैं x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो फिर मेरा एक्सपांशन किस चीज का हो जाएगा गाइस, मेरा एक्सपांशन हो जाएगा 1+2/5 टाइम्स होल रेज टू 23। अब गाइस आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको x और a मार्क करना है। आपको x और a क्यों मार्क करना है गाइस, ताकि आपका वो n+1/1 + x/a उसको आप फाइंड आउट कर सको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p, गाइस देखो p का वैल्यू आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 1+mod(x/a)। अच्छा, इसमें x क्या लेना होता है, जो नंबर बड़ा वाला नंबर है। अच्छा, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है गाइस, आप चेक कर लेना, आपको इजीली समझ में आएगा गाइस। इन दोनों में बड़ा नंबर 1 है और छोटा नंबर क्या है 2/5। तो इसका मतलब गाइस दिस इज x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू 2/5 इज द वैल्यू ऑफ a। ओके, किसी का तो माइक ऑन हो गया, प्लीज आप ऑफ कर देना। अब गाइस यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा n+1, तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 23+1 अपॉन यारो नीचे आ जाएगा 1+1 अच्छे से देखना, x का वैल्यू क्या लेंगे, बड़ा वाला वैल्यू दैट इज 1 और छोटा वाला वैल्यू क्या है 2/5, वो a हो जाएगा। तो अपॉन 1+mod(x/a), तो 1/2/5। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो 23+1 हो गया 24। एंड स्टूडेंट्स नीचे क्या आएगा, नीचे 1+ ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो 1+5/2 बचेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते रहते हैं। वैसे इतना अमेजिंग और सिंपल टेक्निक है, कोई भी इसमें जीत सकता है और ये जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। तो गैस यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो एलसीएम लेने के बाद 7/2 बचेगा और बाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो 24 × 2/7। तो गैस मेरा आंसर आ रहा है 48/7। तो 48/7 क्या होगा, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 7 6 × 42 हो जाएगा, रिमाइंडर इज 660। फिर आपका 7 8 × 56 आ जाएगा, तो 6.8 समथिंग आने वाला है। मैंने क्या बताया गाइस, जो भी p का वैल्यू आता है अगर ये इंटीजर रहा तो फिर ये वाला ही टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होगा, या फिर इसमें +1 कर दो तो वो भी सेम टर्म आएगा। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं आता तो इससे बड़ा वाला इंटीजर लेना है। तो इससे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा आएगा, 7, जस्ट इससे बड़ा वाला। तो ग्रेटेस्ट टर्म विल बी, मैं लिख देता हूँ गाइस, द ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस एक्सपांशन will definitely be T7। ग्रेटेस्ट टर्म विल बी T7। लेकिन गाइस हम लिखते समय हमेशा कैसे लिखते हैं, TR+1 लिखते हैं, करेक्ट। हम किसी भी टर्म को TR+1 लिखते हैं। तो R की वैल्यू एक्चुअली 7 नहीं आएगी, R+1 इज 7, तो R की वैल्यू विल बी इक्वल टू 6। गाइस आज का पहला क्वेश्चन हो गया, हमने एक नया कंसेप्ट भी सीख लिया और एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। गाइस आपको ये बहुत इजी लगा होगा बिकॉज वो टेक्निक इतना सिंपल है। फिर से एक बार गाइस समरी देता हूँ। उन्होंने हमारे को इसका बाइनोमियल एक्सपांशन दिया था 1+2/5 टाइम्स x होल रेज टू 23 और उन्होंने बोला था ग्रेटेस्ट टर्म में r का वैल्यू क्या होगा बताओ। तो इसका ग्रेटेस्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, पहले तो x का कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो x का सबसे सिंपल वाला वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा 1+2/5 होल रेज टू 23। अब गैस इसमें मुझे
ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढना है। तो ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढने का तरीका क्या होता है? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी गाइस? n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाय a। इसमें x क्या लेना होता है? इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो x लेना है। तो दिस इज x एंड a क्या है? दूसरा वाला नंबर है 2/5। तो 1 प्लस मॉड ऑफ 1/2/5। फिर आप सॉल्व करो तो आपको p का वैल्यू इवेंचुअली मिलेगा 6.8। अब गैस जब भी ये इंटीजर आता है तो डायरेक्टली वही टर्म मैक्सिमम टर्म होगा, या फिर उसमें +1 कर दो तो वो वाला टर्म भी मैक्सिमम होगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। पर अगर ये इंटीजर नहीं आता है तो इसके जस्ट आगे वाला इंटीजर लेना है। तो 6.8 के आगे वाला इंटीजर क्या है? 7। इसका मतलब गैस पक्का से ग्रेटेस्ट टर्म विल बी t7। पर हम लोग किसी भी टर्म को जनरली कैसे लिखते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन में? tr+1 करके लिखते हैं। इसका मतलब r+1 की वैल्यू 7 है तो r की वैल्यू है इक्वल टू 6। तो गैस अगर आपको 100% क्लियर है तो यस लिखो। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं एडवांस लेवल का। इसमें हमने नया कंसेप्ट सीखा। आगे के क्वेश्चंस में आप नया कंसेप्ट एज सच नहीं सीखोगे, बस प्रैक्टिस करोगे। लेट्स सी, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है रेहान, आप मेरे लिए प्लीज रीड कर लेना। लेट मी जस्ट प्रेजेंट द क्वेश्चन। यस प्लीज गो अहेड रेहान। Let a and b be two non-zero real numbers if the coefficient of x raised to 5 in the expansion of ax square plus 70 upon 27 bx whole raised to 4 is equal to the coefficient of x raised to minus 5 in the expansion of ax minus 1 upon bx square whole raised to 7, then the value of 2b is. गैस देखो, ये क्वेश्चन तो हमने जेई मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। उन्होंने क्या बोला है, और जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, आप ऊपर देखना। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इन द एक्सपांशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 70 अपॉन 27 bx होल रेज टू 4। तो पहले ये वाला बाइनोमियल एक्सपांशन सॉल्व करते हैं। तो दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ एडवांस लेवल। गाइस यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस 70 अपॉन 27 bx होल रेज टू 4, ऐसा उन लोगों ने हमारे को टर्म दिया है। अब वो बोल रहे हैं करके इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 चाहिए। अच्छा गाइस, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 कब आएगा? बहुत सिंपल है, देख के समझ में आ रहा है। अगर इसका पावर 3 हो जाए और इसका पावर 1 हो जाए, क्योंकि अगर इसका पावर 3 हो गया तो ये x रेज टू 6 हो जाएगा, और इसका पावर 1 आ गया तो डिनोमिनेटर में भी x आएगा। फिर x रेज टू 6 अपॉन x रेज टू 5 हो जाएगा। आपको चाहिए तो आप एक और तरीके से कर सकते हो, अगर आप ऐसे गेस नहीं कर पाते एग्जाम में, आप जनरल टर्म लिख दो। व्हाट विल बी tr+1 गाइस? tr+1 में पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं? ncr। तो हम लिखेंगे 4cr। उसके बाद फर्स्ट टर्म रेज टू n माइनस आर, तो ax स्क्वायर रेज टू 4 माइनस आर, एंड सेकेंड टर्म रेज टू आर। सेकेंड टर्म क्या है? 70 अपॉन 27 bx होल रेज टू आर। गाइस देखो, आपको हमेशा नोटिस क्या करना है कि जो नंबर यहाँ रहता है वही आपके सेकेंड टर्म का पावर रहता है। ये देखो, वही आपके सेकेंड टर्म का पावर रहेगा, यानी कि यहाँ पे आर आ जाएगा। और जो बचा हुआ पावर है n माइनस आर, यानी 4 माइनस आर, वो फर्स्ट टर्म का पावर रहेगा। तो यहाँ ओवरऑल x का पावर क्या बन जाएगा? यहाँ x स्क्वायर है और पावर है 4 माइनस आर, तो यहाँ x का पावर हो जाएगा 8 माइनस आर। ये देखो गैस, यहाँ पे आपके x का जो पावर है वो 8 माइनस 2r हो जाएगा। एक्चुअली 8 माइनस 2r हो जाएगा। एंड क्योंकि देखो यहाँ पे 2 इंटू 4 माइनस आर, ये 8 माइनस 2r हो जाएगा। तो x का पावर हो गया 8 माइनस 2r। और गाइज यहाँ डिनोमिनेटर में x है और पावर r है, तो न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या आएगा? x रेज टू माइनस आर हो जाएगा। तो ओवरऑल x का पावर क्या होगा? 8 माइनस 2r माइनस आर। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? मैं डायरेक्टली लिखूंगा देयरफॉर 8 माइनस 2r माइनस आर इज इक्वल टू, उनको कितना पावर चाहिए? 5। डन। तो इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो देखो r मिल जाएगा। तो 8 माइनस 3r इज इक्वल टू 5, यानी कि 3 इज इक्वल टू 3r। इसका मतलब गाइस r इक्वल टू 1 आ गया। खत्म। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो आप tr+1 का फॉर्मूला लिख दो, x का ओवरऑल पावर निकालो। यहाँ x का ओवरऑल पावर क्या बनेगा? 2 टाइम्स 4 माइनस आर, तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2r। यहाँ x का पावर r है पर वो डिनोमिनेटर में है, x का पावर r है पर वो डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में x रेज टू माइनस आर होगा। तो देखो, इसका पावर x का आ गया माइनस आर और इसका पावर x का आ गया 8 माइनस 2r।
तो ये x का ओवरऑल पावर है वो इक्वल टू 5 चाहिए, तो r की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा गाइस, जैसे ही r की वैल्यू 1 आ गई, आप यहाँ पे सब जगह r इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे को मिलेगा T2, एंड T2 इज इक्वल टू गाइस क्या हो जाएगा देखना, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4C2 इंटू, नहीं 4C2 नहीं, 4C1, क्योंकि r का वैल्यू 1 डालना है ना, तो वो T2 हो गया, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4C1 इंटू ax² का क्यूब। और यही गाइस मैं आपको बोल रहा था कि फर्स्ट टर्म को पावर 3 दे दो, ax² का क्यूब आ जाएगा गाइस। एंड गाइस सेकंड टर्म क्या है, 70/27 टाइम्स bx, इसका पावर 1। गाइस ये आ गया आंसर। तो मेरा कोएफिशिएंट क्या आएगा चेक कर लें, तो सॉल्व करते हैं। तो T2 का आंसर आएगा इक्वल टू, गाइस 4C1 तो 4 ही होता है, 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा a³, ठीक है। और उसके बाद फिर गाइस 70/27 है, तो 4 इंटू a³ इंटू 70/27 b है, और फिर ओवरऑल x⁵ बचेगा। चेक करना x⁵ बच रहा है क्या, ये x⁵ और नीचे x⁵1, तो x⁵ अपॉन x, ये x⁵ आ गया। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट गाइस, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। 50% क्वेश्चन हो गया, आई होप आपको इजी लगा हो। और ये जेईई एडवांस 2023 का है, तो आप अगर समझ रहे हो कि मेंस लेवल भी बराबर किया ना, तो एडवांस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ये उसका प्रूफ है। अच्छा गाइस, अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ निकालो। सेकंड पार्ट में बोला है दिस कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 इन एक्सपांशन ऑफ ax माइनस 1/bx² होल रेज टू 7। ओके, तो यहाँ पे गैस एक्सपांशन किसका है देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सपांशन है ax माइनस 1/bx² होल रेज टू 7, और हमें क्या चाहिए इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 चाहिए। तो लेट्स से आप गेस नहीं कर पा रहे कि x⁻5 का कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा, तो आप टेंशन मत लो, आप जनरल टर्म लिख लो। तो क्या लिखूंगा वापस में, tr+1, वापस गाइस क्या होता है NCR यानी 7CR, फर्स्ट टर्म यानी कि ax⁻n−r यानी 7 - r, सेकेंड टर्म गाइस, सेकेंड टर्म है -1/bx² रेज टू r। गाइस वापस नोटिस करना, यहाँ पे जो नंबर है वही सेकेंड टर्म का पावर होगा, और बचा हुआ पावर 7 - r फर्स्ट टर्म को मिलेगा। अब गाइस हमें क्या बोला गया है कि x⁻5 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पे x⁻5 कैसे मिलेगा, यहाँ x का पावर कितना है 7 - r, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 - r। ओके, यहाँ x का पावर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स r, पर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लिखेंगे तो -2r हो जाएगा। तो दिस इज द टोटल पावर ऑफ x, और ये इक्वल टू उनको कितना चाहिए -5। तो सॉल्व करो, 7 + 5 12 हो जाएगा, 12 इक्वल टू 3r, तो गैस r इक्वल टू 4 आ गया। देखो गैस ऐसे इतना आसानी से हो जाता है, और जेईई मेंस में भी काफी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। तो अभी r का वैल्यू 4 आ गया, तो r का वैल्यू 4 डालेंगे तो t5 मिल जाएगा। तो गैस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t5, t5 विल बी 7c4 इंटू फर्स्ट टर्म रेज टू 3 यानी कि ax का क्यूब इंटू -1/bx² रेज टू 4। ओके, सेकेंड टर्म रेज टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं गाइस, तो मुझे t5 का वैल्यू मिल जाएगा, तो t5 विल बिकम इक्वल टू, गाइस अभी 7c4 सॉल्व कर लेते हैं। तो 7c4 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 4 यानी 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर में लिख दूंगा 7 × 6 × 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे कैंसिल होगा, और नीचे 3 फैक्टोरियल बचेगा, 3 × 2 × 1। यह आ गया 7c4 का आंसर। और यहाँ आ जाएगा a³, ठीक है, लकीली फिर से a³ मिल रहा है, और -1/b होल रेज टू 4 है, तो इंटू 1/b⁴ लिख देता हूँ, और यहाँ x³ बचेगा, और नीचे x⁸ बचेगा, x³ अपॉन x⁸ मतलब x⁻5 आ गया। देखो, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है गाइस, द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 होगा ये टर्म। तो बस गाइस आपको ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 है, ये आपको इक्वल करना है यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 है उसको, और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आया है, 4 × 70 a³ अपॉन 27b। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों इक्वल करना है गाइस, बस लास्ट स्टेप पे आ गए। तो 4 × 70 इंटू a³ अपॉन 27b, ओके, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है, इट इज, यहाँ पे गैस 3 × 2 = 6 और 6 कैंसिल करते हैं,
तो 35 बच रहा है, 35 a³ अपॉन b⁴। इस कैलकुलेशन भी उन्होंने इजी रखा है। तो 35 a³ अपॉन b⁴ विल बी द आंसर ऑन दिस साइड। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि a³ कैंसिल हुआ और हमें वैसे भी b का वैल्यू निकालना है। अब गाइस यहाँ b का वैल्यू कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे और क्या कैंसिल हो जाएगा? 35 1 जा 35 2 जा हो गया और फिर यहाँ 4 2 जा 8 आ गया और एक b कैंसिल करो तो मेरा इवेंचुअली आंसर आ जाएगा रेसिप्रोकल लेने के बाद b³ इज इक्वल टू 27/8। और कैसे ये सही आंसर है बिकॉज इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 27/8 इज 3/2। उन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b और मैंने आंसर चेक कर लिया था गाइस, 2b का आंसर इज इक्वल टू 3। गाइस हम पूरा एंड तक सॉल्व कर रहे हैं ताकि आंसर आ जाए तो आपको कॉन्फिडेंस है कि एडवांस लेवल में भी एग्जीक्यूट कैसे करना है। आपको अगर ये क्वेश्चन इजी लगा तो प्लीज चैट बॉक्स पे यस लिखना। आपको समझ में आया ये तो मुझे गारंटी है, इजी लगा तो यस लिख दो। दैट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े एडवांस लेवल पे। ओके अब गाइस थर्ड क्वेश्चन करते हैं और अब आपको समझ में आएगा क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर ये चैप्टर वापस सीखना है तो प्लीज मेरे ही यूट्यूब वीडियोस वापस देखो बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट हर एक केस कवर करा है। ये क्वेश्चन उसका प्रूफ है। रेहान प्लीज मेरे लिए क्वेश्चन रीड करना। गैस मेरी वॉइस ठीक से आ रही है तो चैट बॉक्स पे यस लिख देना। रेहान का शायद हमारे को रिस्पॉन्स नहीं आया इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ पुरुषोत्तम आप मेरे लिए क्वेश्चन रीड कर सकते हो प्लीज। यस सर। थैंक यू। यस प्लीज गो अहेड। सर वो डिटर्मिनेंट है। यस तो क्वेश्चन रीड कर लेना। सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ क्या दिया है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है? समेशन ऑफ k इक्वल 0 टू n ऑफ k। हाँ राइट में सेकंड टर्म क्या दिया समेशन है? ऑफ हाँ k इक्वल 0 टू n nck k स्क्वायर। यस थर्ड टर्म क्या है नीचे वाला फर्स्ट टर्म? समेशन k इक्वल 0 टू n nck k। एंड लास्ट टर्म इज समेशन k इक्वल टू 0 टू n nck 3 raised to k करेक्ट एंड equal दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। आगे yes holds for some positive integer n, then summation k goes from 0 to n nck upon k plus 1 equals। ओके गाइस देखो मैंने लिटरली जब आपको लेक्चर 1 से लेक्चर 6 सिखाया है बाइनोमियल का उसमें ये हर एक केस अलग अलग क्वेश्चन में आया है। मैं आपको अभी वो याद दिलाता हूँ। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? सिंपली समेशन ऑफ k है, k गोज फ्रॉम 0 टू n। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एडवांस लेवल गाइस फ्रॉम द चैप्टर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो गाइस पहला वाला टर्म क्या दिया है? समेशन ऑफ k वेयर k गोज फ्रॉम 0 टू n। गाइस ये दूसरे चैप्टर का पार्ट है। दिस इज द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। मैंने आपको सिखाया था गाइस समेशन r का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। इसका हमने प्रूफ भी देखा है नॉर्मल लेक्चर्स में और अभी आप यहाँ पे वापस एक बार देख सकते हो कि अगर समेशन r का आंसर आ जाए वेर r गोज फ्रॉम 0 टू n या 1 टू n तो आंसर आता है n प्लस 1 अपॉन 2। गाइस ये सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रूफ से आता है। तो दिस इज समेशन r या समेशन k का आंसर। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। अब आगे के जो पार्ट्स है वो इसी चैप्टर का पार्ट है। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड टर्म देखना। फर्स्ट रो में जो सेकंड टर्म है वो क्या है? इट इज समेशन एन सी के इंटू के स्क्वायर। गाइज ये मैंने आपको मस्त फॉर्मूला मेमोराइज करवाया है इन आई थिंक लेक्चर 4 और लेक्चर 5 कि अगर r गोज फ्रॉम 0 टू k या इवन 1 टू k, अगर यहाँ पे रहे सॉरी इफ k गोज फ्रॉम 0 टू n कर लेते हैं, उन्होंने k के टर्म्स में दिया है वेर के स्क्वायर टाइम्स के सी आर नहीं एन सी के ऐसा दिया है। तो कैसे इसका डायरेक्ट आंसर है हम लोगों ने लेक्चर 4 या लेक्चर 5 में किया था, हमने r के टर्म्स में किया था। यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ लिखा था आर स्क्वायर टाइम्स एन सी आर, याद आ रहा है? और यहाँ लिखा था r goes from 0 to n। गाइस मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया है, मस्त शॉर्टकट है। द फॉर्मूला इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 रेज टू n माइनस 2। गाइस इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी ये चैप्टर दोबारा सीखना है तो हमारे लेक्चर्स देखो, उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है। ये हमने किया है गाइस, मेंस लेवल में किया है कि समेशन आर स्क्वायर टाइम्स एनसीआर का डायरेक्ट आंसर आता है n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू n माइनस 2। मैंने इसका प्रूफ भी बताया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि प्रूफ बार बार एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये ध्यान में रखो, आपका अमेजिंग टाइम बचेगा। बस इन्होंने आर के जगह के लिखा है
तो ये लोग आर स्क्वायर के जगह लिख रहे हैं के स्क्वायर, एंड गाइज यहाँ एनसीआर के जगह वो लोग लिख रहे हैं एनसी के, एंड गाइज यहाँ पे के गोज फ्रॉम 0 to n, बस वो अल्फाबेट बदल गया, बाकी सेम है। यहाँ पे भी तो गाइज अल्फाबेट बदला था। समेशन आर का फॉर्मूला क्या होता है, वेर आर गोज फ्रॉम 0 to n, ये हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में देखा था। इसका आंसर आता है n+1/2, बस वो आर के जगह के आ गया, ठीक है, दैट्स इट। तो दिस इज करेक्ट। ये दोनों देखो इतना फास्ट हो गए बिकॉज हमें पहले से आते थे। अब तीसरा टर्म देखना, और तीसरे टर्म में भी हमने देखा हुआ है। तीसरा टर्म क्या है, समेशन आर टाइम्स एनसीआर, उन्होंने बस के लिखा है उसके जगह, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समेशन आर टाइम्स एनसीआर वेर आर गोज फ्रॉम 0 to n। अच्छा, इसका भी तो हमने डायरेक्ट आंसर देखा है। इसका डायरेक्ट आंसर आता है n इंटू 2⁻n−1। ये भी गैस मैंने विद प्रूफ बताया था। ये वो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला है जिसमें हम लोग 1+x⁻n का एक्सपांशन लिख के दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं और उसके बाद x=1 डालते हैं। ये वो वाला फॉर्मूला है, बस इन्होंने r के जगह k लिखा है, तो यहाँ k आ जाएगा, यहाँ k और यहाँ पे k आ जाएगा। तो दिस इज k टाइम्स nck का समेशन वेर k गोज फ्रॉम 0 to n, तो आंसर आएगा n इंटू 2⁻n−1। गैस ये जितना आपको इजी लग रहा है ना दिखने में, उतना नहीं है। आपको इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने ये सब डिस्कस किया हुआ है। नहीं तो गैस जब मैं आपकी एज का था मेरे को ये सारे फॉर्मूलाज नहीं पता थे, मेरे को एग्जाम में बहुत सॉल्व करना पड़ता और उसमें गलती होने का चांस भी होता। और गैस यहाँ पे जो फोर्थ वाला है उस टाइप का भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है। आई थिंक इट वाज क्वेश्चन नंबर 33 और 34, जब हम मेंस लेवल कर रहे थे। ये जो फोर्थ वाला टर्म है वो उसी टाइप का है। देखो फोर्थ टर्म क्या दिया है, समेशन NCK इंटू 3⁻k। तो गैस अब यहाँ पे नोटिस करना कि अगर मेरे पास है समेशन NCR इंटू 3⁻r वेर r गोज फ्रॉम 0 to n, तो गैस ये है ना बाइनोमियल एक्सपांशन है। पता है किसका, ये है बाइनोमियल एक्सपांशन 1+3 होल रेज टू n का। मुझे कैसे पता है ये 1+3 होल रेज टू n का बाइनोमियल एक्सपांशन है, बिकॉज ये वाला जो नंबर है वो सेकेंड टर्म का पावर होना चाहिए। तो ये मेरा सेकेंड टर्म हो गया, तो फर्स्ट टर्म दिख नहीं रहा। तो अगर फर्स्ट टर्म दिख नहीं रहा मतलब फर्स्ट टर्म 1 होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1⁻n−r, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज माय फर्स्ट टर्म रेज टू n−r, ये मेरा सेकेंड टर्म रेज टू r, ये नंबर और ये नंबर मैच कर रहा है। तो मतलब दिस इज द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1+3 होल रेज टू n, मतलब दिस इज द आंसर ऑफ 4⁻n, क्योंकि 1+3 4 हो जाता है। तो इसका आंसर 4⁻n आएगा। और गाइस यहाँ पे r के जगह बस k है, तो सब r के जगह अपन k कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा NCK 3⁻k, और यहाँ k गोज फ्रॉम 0 to n। गाइस मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए, एक समरी देता हूँ। ये सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में सीखा था कि समेशन r का फॉर्मूला होता है n+1/2। फिर ये हम लोगों ने मेंस लेवल पे इसी चैप्टर में देखा था कि समेशन r² NCR का फॉर्मूला होता है n+1 2⁻n−2। फिर ये भी हमने इसी चैप्टर में मेंस लेवल पे देखा था कि समेशन r टाइम्स NCR, इसका आंसर आता है n इंटू 2⁻n−1। इसका प्रूफ याद कराता हूँ, 1+x होल रेज टू n का एक्सपांशन करो, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स एंड पुट x=1। और फिर गाइस ये तो सिंपल बाइनोमियल एक्सपांशन है NCR इंटू 3⁻r का। इसका मतलब ये जो नंबर है और ये जो नंबर है मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म दिख नहीं रहा मतलब पक्का 1 होगा। तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया 1⁻n−k, तो इक्वेशन सेम रहेगा। पर अभी ये बाइनोमियल एक्सपांशन बन गया। किसका एक्सपांशन है ये, 1+3 होल रेज टू n का एक्सपांशन है। तो दिस इज एक्सपांशन ऑफ 4⁻n। तो सबका आंसर मिल गया। अब बस डिटर्मिनेंट में सब वैल्यूज डालते हैं और वो बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस डिटर्मिनेंट में देर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो पहला वाला जो टर्म है समेशन k, उसका आंसर था n+1/2। अच्छा, इसके बाद का सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है समेशन r² NCR, इसका आंसर था n+1 इंटू 2⁻n−2। ये देखो इसका आंसर था n+1 इंटू 2⁻n−2। अच्छा, उसके बाद सेकेंड रो में जो फर्स्ट कॉलम है उसका टर्म का आंसर है समेशन r टाइम्स NCR, इसका आंसर है n इंटू 2⁻n−1। एंड फाइनली गाइस लास्ट टर्म है समेशन NCR 3⁻r उस टाइप का, तो उसका आंसर है 4⁻n।
कैसे डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है 0। अच्छा डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। तो बस वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर आएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू फोर रेस टू एन माइनस माइनस, फिर गाइस यहाँ पे ये वाले दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस करने के बाद, तो वह आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एक और n है तो n स्क्वायर ही लिख देता हूँ, तो माइनस n स्क्वायर टाइम्स n प्लस वन इंटू यहाँ पे टू रेस टू n माइनस टू है और यहाँ टू रेस टू n माइनस वन है। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो n माइनस वन प्लस n माइनस टू, टू एन माइनस थ्री हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा इंटू टू रेस टू टू एन माइनस थ्री एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब गाइस ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, बिकॉज अब देखो इसमें से एक n और n प्लस वन कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, फोर रेस टू एन अपॉन टू, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर रेस टू एन अपॉन टू, ये कॉमन निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे एक n बच जाएगा, n टाइम्स टू रेस टू टू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। एंड नाउ गाइस दिस इज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि अब ये जो फोर रेस टू एन है इसको मैं लिख सकता हूँ टू स्क्वायर रेस टू एन, मतलब ये टू रेस टू टू एन लिख सकते हैं, तो ये टू रेस टू टू एन अपॉन टू, तो ये आ जाएगा टू रेस टू टू एन माइनस वन माइनस एन टाइम्स टू रेस टू टू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। अब गाइस इसमें ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हो, या तो इसमें से टू रेस टू टू एन माइनस थ्री कॉमन ले लो तो भी चल जाएगा। एक काम करते हैं, टू रेस टू टू एन माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं, तो टू रेस टू टू एन माइनस थ्री कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा टू स्क्वायर माइनस एन, ये ब्रैकेट में बचा, दिस इज इक्वल टू 0 एंड इफ दिस इज इक्वल टू 0 इट इज ओनली पॉसिबल इफ दिस इज इक्वल टू 0, तो ये n नेचुरल नंबर आएगा, मतलब n इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन खत्म हो गया, और ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज हमने मेंस लेवल पे विद प्रूफ ये सब कुछ देखा हुआ है, तो बस अपना आंसर आ गया। तो एडवांस लेवल इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ मेंस लेवल, इफ यू हैव डन मेंस लेवल राइट, तो n का वैल्यू 4 आ गया। और देखो उन्होंने फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, समेशन एनसी के अपॉन के प्लस वन, अरे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, ये भी हम लोगों ने किया है, समेशन एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, याद आ रहा है गाइस, ये वो इंटीग्रेशन वाला है, मतलब आप वन प्लस एक्स होल रेस टू एन का एक्सपांशन लिख दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो फ्रॉम जीरो टू एक्स, और फिर एक्स का वैल्यू वन डाल दो, ये वो वाला केस है। यहाँ आर गोज फ्रॉम जीरो टू एन, इसका आंसर गाइस आपको याद दिलाता हूँ, इसका आंसर था टू रेस टू एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ये वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है, बस उन्होंने आर के जगह के दिया है और कुछ नहीं, तो वो तो सिंपल है। हम यहाँ लिख देंगे समेशन एन सी के अपॉन के प्लस वन वेर के गोज फ्रॉम जीरो टू एन, तो ये आंसर है। एन का वैल्यू कितना आएगा इस हमारा 4, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा टू रेस टू, यहाँ 4 प्लस वन 5 हो जाएगा, तो टू रेस टू 5 माइनस वन अपॉन डिनोमिनेटर में भी 4 प्लस वन 5 हो गया, तो फाइनल आंसर विल बी 32 माइनस वन 31 अपॉन 5 एंड 31 अपॉन 5 हो जाएगा आई थिंक 6.2। दिस इज द करेक्ट आंसर। गाइस सबको अगर क्लियर है आज का थर्ड एडवांस क्वेश्चन तो यस लिखना, वी विल डू टू मोर एंड देन विल क्लोज द लेक्चर। अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है एडवांस लेवल पे तो आई एम वेरी हैप्पी, इसका मतलब हमने फिर वो प्रोसेस सही रखा है गाइस, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं एडवांस लेवल का। रेहान बाय चांस आप लेक्चर में अभी अवेलेबल हो, आप क्वेश्चन रीड कर पाओगे? Yes, sir. हाँ रेहान आप ये फोर्थ क्वेश्चन प्लीज रीड कर लेना, प्लीज गो अहेड। Let x is equal to 10c1 whole square plus 2 into 10c2 whole square plus 3 into 10c3 whole square plus till वो where आएगा 10 10 इंटू 10 होल स्क्वायर, उस जगह पे क्लोज होता है। आगे क्या दिया है, where 10cr where r belongs to 1 comma 2 till 10 denote binomial coefficients, then the value of 1 upon 1430 into x is। गैस देखो इस टाइप का भी हमने मेंस लेवल पे किया था, पर इस टाइप का किया था, सेम नहीं किया था, ये उससे और अच्छा वाला क्वेश्चन है। गैस क्वेश्चन में क्या दिया है, 10c1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10c2 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 10c3 होल स्क्वायर, अप टू हमें करना है 10 टाइम्स 10c10 होल स्क्वायर। तो मैं इसको है ना बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करके देता हूँ। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एडवांस लेवल फ्रॉम द चैप्टर ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन। तो गैस इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो ये आ जाएगा समेशन r goes from 1 to 10 r times
NCR होल स्क्वायर। गाइज ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखना गाइज इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें फर्स्ट टर्म आएगा 1 टाइम्स, अच्छा और यहाँ n का वैल्यू 10 है तो मैं बोल दूंगा 1 टाइम्स NC1 होल स्क्वायर प्लस r का वैल्यू 2 डालोगे तो 2 टाइम्स 10C2 होल स्क्वायर प्लस r का वैल्यू 3 डाल दोगे तो 3 टाइम्स 10C3 होल स्क्वायर और लास्ट में आएगा 10 टाइम्स r का वैल्यू 10 डाल दो तो 10 टाइम्स 10C10 होल स्क्वायर। तो गैस ये हमारा क्वेश्चन है। अब गैस हम एक बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे आपको बताता हूँ। ये है समेशन r गोज फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे 10CR होल स्क्वायर है ना, तो उसमें अलग अलग लिख दो। तो आप यहाँ लिख दो r इंटू 10CR इंटू आगे भी रहेगा 10CR। ठीक है, मैंने बस यहाँ पे होल स्क्वायर था तो अलग अलग लिख दिया। आप में से मैक्सिमम लोग समझ गए रहेंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूंगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया गया इस मेंस लेवल पे। ये प्रॉपर्टी है R टाइम्स NCR इज इक्वल टू गैस क्या होता है, R टाइम्स NCR होता है N टाइम्स N माइनस वन CR-1। करेक्ट। तो गैस आप देखना क्या ये दोनों नंबर मैच कर रहे हैं, ये दोनों नंबर मैच कर रहे हैं, यस। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये नंबर को बाहर लिखो, मतलब यहाँ पे मैं 10 को बाहर लिख दूंगा और फिर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह -1 कर दो तो 10 - 1 9 हो जाएगा और यहाँ R-1 आ जाएगा। तो इसका मतलब गैस प्रॉपर्टी यूज करके हमारा क्वेश्चन मॉडिफाई होके बन जाएगा समेशन R गोज फ्रॉम 1 to 10, यहाँ आ जाएगा 10 टाइम्स 9CR-1 इंटू आगे क्या है, आगे अवेलेबल है 10CR। आगे क्या अवेलेबल है, आगे अवेलेबल है 10CR। ठीक है गाइस, ये है ना हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपको एक नया प्रॉपर्टी सिखाता हूँ, वो सिर्फ एडवांस लेवल पे यूज होता है और वो बहुत आपको मस्त लॉजिक से बताता हूँ और आपको ये अमेजिंग वैल्यू एडिशन होगा। आप ये 10 नंबर को बाहर लिख दो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा समेशन R गोज फ्रॉम 1 to 10, यहाँ बचा है 9CR-1 इंटू 10CR। ओके, अब गैस आपको एक अमेजिंग शॉर्टकट बताता हूँ। वो शॉर्टकट क्या है या फिर प्रॉपर्टी क्या आपको बताता हूँ। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लिकेशन है और उसमें अलग अलग केसेस का एडिशन है तो आप इसको डायरेक्टली पता है क्या लिख सकते हो, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो एज, ध्यान देना 10 टाइम्स, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो इन दोनों नंबर्स को ऐड करने का, तो कितना हो जाएगा 19C, और फिर गैस इन दोनों नंबर्स को भी ऐड करने का तो क्या आ जाएगा 19C 2R-1। दैट्स इट गैस, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया गैस। लेकिन R की वैल्यू क्या डालनी है आपको, R की वैल्यू आपको लेनी है जहां तक आप जा रहे हो। ओके, तो एक ही मिनट ना गैस, रुको, प्रॉपर्टी में इसको और सिंपल करके देता हूँ। ये है ना ऐसे करने से अच्छा, रुको आपको एक अलग पर्सपेक्टिव बता दो ताकि मिस्टेक ना हो। यहाँ पे हमारे पास टर्म्स क्या बचे हैं गैस, एक बार पहले वो देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है पहले वो अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो गैस यहाँ क्वेश्चन में दिया है 10C1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10C2 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 10C3 होल स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन था समेशन ऑफ R इंटू 10CR होल स्क्वायर। फिर मैंने एक 10CR को अलग कर दिया यारो, फिर वो R इंटू 10CR जो है यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज कर लिया। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा, तो प्रॉपर्टी के फॉर्म में आंसर आएगा n टाइम्स n-1 CR-1। तो मैं बोलूंगा 10 टाइम्स n-1 हो गया 9 CR-1। ठीक है, तो ऐसे करके मैं यहाँ तक पहुंच गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी क्या है। पहले प्रॉपर्टी का लॉजिक समझते हैं ताकि फिर आपसे मिस्टेक ना हो। मैंने आपको अभी क्या बोला, ऊपर के दोनों नंबर ऐड कर दो और नीचे के भी दोनों नंबर ऐड कर दो, पर क्या वो सच में सही टेक्निक होगा वो मैं आपको प्रॉपर्टी को लॉजिक से बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। दिस इज लाइक चूजिंग R-1 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 9 and this is like choosing R objects out of 10. So can I say that in total if I have 19 objects and if I choose this plus this, यानी कि 2R-1 objects, it should give me the same answer? Yes, I'll tell you a very simple logic behind this. आप देखना गाइज, ये अमेजिंग लेवल पे लेके जा रहा हूँ आपको मैं, आपको ग्रेट वैल्यू एडिशन होगा इस चीज को देख के। और इसीलिए मैंने आपको जब NCR सिखाया था तो मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया था। मैंने क्या बोला था, NCR क्या होता है, NCR होता है चूजिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n। तो जो हम ये आंसर लिखते हैं ना n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल अपॉन n - R फैक्टोरियल, ये जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये फॉर्मूला में कंसेप्ट क्या होता है
कि वी आर चूजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन, ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी आप देखना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास सेवन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे लेट्स से 3 ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, ठीक है। मुझे कितने ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं? 3। तो मैं क्या बोलूंगा? 7C3। तो 7C3 का आंसर कितना आएगा गाइस? चेक करें। 7C3 का आंसर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओके गाइस, अच्छे से देखना। 7C3 मतलब क्या होता है? चूजिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल होगा, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6, तो ऊपर नीचे 6 भी कैंसिल होगा, 7 5 35 आएगा। तो देर आर 35 डिफरेंट वेज इन विच यू कैन चूज 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम अभी क्या करो, रादर देन राइटिंग इट दिस वे, तुम पहले किसी 5 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट चूज कर लो। तो आप क्या लिखोगे? 5C2। अब तुमने अगर 5C2 लिख दिया, मतलब तुमने इस 7 में से किसी 5 ऑब्जेक्ट में से आपने 2 ऑब्जेक्ट चूज कर लिए, तो कितना आंसर आया? 5C2 आ गया। अब फिर इसके बाद तुम क्या करो, अब बचे हुए 2 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट चूज कर लो, तो क्या आएगा? 2C1। तो ये भी तो आपको सेम आंसर देना चाहिए अगर तुमने ऐसे सब केसेस को ऐड कर दिया। आप बोलोगे सर ऐसे सब केसेस क्या क्या होंगे? ये एक केस मैंने लिखा है, मैंने एक केस क्या लिखा? 5C2 इंटू 2C1। मतलब मैंने क्या बोला? 7 में से 3 ऑब्जेक्ट चूज करेंगे तो कितने वेज हैं? 35। मैं क्या बोल रहा हूँ? 7 में से एक काम करो, किसी 5 ऑब्जेक्ट में से 2 चूज कर लो, फिर बचे हुए 2 ऑब्जेक्ट में से एक चूज कर लो, ये एक तरीका हो गया। प्लस अब ऐसे ही कुछ और तरीका बनाते हैं, 5 में से कोई और तरीका बना लेते हैं कि सपोज मैंने कोई तो 4 में से सपोज मैंने 3 ऑब्जेक्ट चूज कर लिए, ठीक है। तो बचे हुए 3 में से कितने ऑब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे? 0। ऐसे एक और तरीका बन गया। अच्छा, प्लस ऐसे सब केसेस जब हम ऐड करेंगे, ऐसे देखो, ऐसे सब केसेस जब हम ऐड करेंगे, सपोज अभी 6 में से एक ऑब्जेक्ट चूज करता हूँ, तो 6C1 करेक्ट है। 6 में से एक ऑब्जेक्ट चूज करता हूँ, 6C नहीं, 6 में से एक करना सही नहीं होगा, 6 में से मिनिमम 2 तो करने पड़ेंगे, तो 6C2, ठीक है। 6 में से 2 चूज करते हैं, 6C2। बचे हुए एक में से एक चूज कर लो, 1C1। तो ये एक केस बना। प्लस कैसे ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो जब आप ऐसे अलग अलग करके करोगे तो भी तो आंसर सेम आना चाहिए। तो इसीलिए समेशन ऐसा रहा। सपोज सपोज ऐसा रहा गया समेशन। यार क्या अमेजिंग प्रॉपर्टी पता है क्या? ये मैं जब आपकी एज पे था मेरे को ये चीज आती थी, बिकॉज मेरे को ये लॉजिक समझ में आ गया था कि व्हेन आई एम राइटिंग 7C3, आई एम राइटिंग चूजिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7। तो 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7 चूज किए तो कितने वेज आएंगे? 35। अब तुम अगर अलग अलग करके करोगे तो भी सेम आंसर आना चाहिए। मतलब इसमें अलग अलग टेक्निक्स क्या होंगे? क्या करो, ये 7 में से कोई भी 5 ऑब्जेक्ट में से 2 चूज कर लो, तो 5C2 इंटू बचे हुए 2 में से एक चूज करो, 2C1। ये हो गया एक तरीका। और कौन सा तरीका आएगा? प्लस करके दूसरा तरीका लिखो कि कोई भी 4 में से 3 चूज कर लो, 4C3 इंटू बचे हुए 3 में से एक भी चूज नहीं करना है, तो 3C0। तो ये दूसरा तरीका। प्लस और कौन सा तरीका लिखा है मैंने? मैंने बोला कि 6 में से 2 चूज करते हैं, तो 6C2 इंटू बचे हुए एक में से एक चूज कर लो, 1C1। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होंगे, उन सब का एडिशन करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो इसका समरी देता हूं। इसका मतलब गाइज, अगर तुम सपोज m+n लोगों में अगर तुम p लोग चूज कर रहे हो, ठीक है, तो इट इज द सेम एज, अच्छा समेशन नहीं बोलूंगा, इसका मतलब डायरेक्टली ये कि m+n लोगों में मैं कितने लोग चूज कर रहा हूँ? p। इफ आई एम चूजिंग p people या p objects, if I'm choosing p objects out of m+n, it is same as summation of all the cases. And what are all the cases? I will say कि पहले m लोगों में I चूज कर लेते हैं, m लोगों में I चूज कर लेते हैं, एंड m लोगों में I चूज करने के बाद में हम लिख लेते हैं करके बाकी के जो n लोग हैं उसमें से p-i चूज कर लेते हैं। इसका मतलब गाइस, अगर आपने ऐसा कभी देख लिया समेशन, तो आप क्या बोल सकते हो? आप डायरेक्टली बोल सकते हो यस, इसको और इसको ऐड करो तो m+n आ गया, और इसको भी ऐड कर लो तो क्या बचेगा? p बचेगा। तो गाइस ये मस्त टेक्निक है कि इसको और इसको ऐड करने का, तो m+n आ गया, और इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या बचेगा? p।
अच्छा, तो इससे आपका सेम आंसर आएगा। क्या अमेजिंग चीज आपने सीखी। तो अभी अपन अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। तो देखो अपना क्वेश्चन यहाँ तक तो आ चुका था। अब इसमें मुझे क्या करना है पता है क्या? यहाँ पे मुझे जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इट इज द सेम एज इसको और इसको ऐड करना। तो कितना आ जाएगा वो 19। और इन दोनों को भी ऐड करते हैं, r-1 और r को, तो कितना आ जाएगा 2r-1। अच्छा, और गाइस यहाँ पे समेशन चला गया अपना, तो वो समेशन का जो आंसर है वो कहाँ तक था आपका? 10 तक था। इसका मतलब गाइस यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो देखो मैंने प्रॉपर्टी सेम यूज करी करके ये और ये ऐड करा तो 19 आ गया, और इसको ऐड करा तो 2r-1 आ गया। ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसे ऐड करके प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं जब r की वैल्यू कुछ कुछ डाल रहा हूँ ना, तो मेरे को वो लिखने में मुश्किल हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक और प्रॉपर्टी यूज करता हूँ बिफोर डूइंग दिस। हमने प्रॉपर्टी सही सीखी है, पर मैं आपको और मस्त टेक्निक बताता हूँ। मैं बोलूंगा समेशन r गोज फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे क्या है 9c r-1। यहाँ वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि NCR कैन बी रिटन एज NC(n-r). तो NC(n-r), तो मैं यहाँ बोल दूंगा NC(n-r) यानी कि 10-r। ये करने का फायदा क्या है गाइस, देखना। ये मैंने अभी एक मस्त टेक्निक यूज कर लिया कि अगर समेशन रहा ऐसे, तो ये समेशन चला जाएगा जब मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा। क्या प्रॉपर्टी है मेरी? कि इन दोनों को ऐड करने का और चुपचाप इन दोनों को ऐड करने का। तो अभी इन दोनों को ऐड करके मेरे को 2r-1 मिल रहा था, तो उससे मेरा सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैंने क्या किया, इसको लिख दिया NCR को लिख दिया NC(n-r). अब मस्त प्रॉपर्टी, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 19 आ गया, और इन दोनों को ऐड करोगे तो r-1 प्लस 10-r सिर्फ 9 बचेगा, क्योंकि r और -r कैंसिल होगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10 टाइम्स 19c। इन दोनों को ऐड करो तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 9। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। गाइस अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया एडवांस लेवल का, तो यस लिखना। मैंने विथ लॉजिक बताया। देखो बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं अक्रॉस इंडिया जो आपको बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी है आप याद करो। नहीं, मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। फिर से लॉजिक बताता हूँ गाइस, चाहिए तो देखो फिर से लॉजिक बताता हूँ। एक बार कोई कंफर्म कर सकता है माइक पे इफ माय वॉइस इज गुड, ताकि मैं वापस से लॉजिक बताऊं। Yes, sir. गाइस अच्छे से सुनना, मैं विथ लॉजिक बता रहा हूँ। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास m+n लोग हैं और इसमें से तुम्हें p लोग चूज करने हैं, तो इट इज सेम एज पहले m लोगों में से कुछ i लोग चूज कर लो, तो MCI। और बचे हुए n लोगों में से बचे हुए लोग चूज कर लो, पर इसके ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो समेशन कर दो वेर आई गोज फ्रॉम मिनिमम आई की वैल्यू क्या हो सकती है 0, और मैक्सिमम आई की वैल्यू कितनी हो सकती है गाइस? मैक्सिमम आई की वैल्यू हो सकती है m+n। क्योंकि देखो अगर तुमने नहीं, मैक्सिमम आई की वैल्यू आपकी हो सकती है आई थिंक अप टू m। क्यों बताता हूँ, बिकॉज आपका MCI है, तो अभी जो भी बड़ा रहेगा m और n में, वो आपकी मैक्सिमम i की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये समेशन के मैं लिमिट्स नहीं लिख रहा, पर आपको लॉजिक समझाता हूँ। गाइस देखो लॉजिक वापस एक बार बोलता हूँ। ये प्रॉपर्टी लॉजिक से आती है कि अगर सपोज आपको 8 में से 2 लोग चूज करने हैं, तो आप बोल सकते हो 8C2। तो 8 में से 2 लोग चूज करने का तरीका क्या होगा, 8C2। तो इसका आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करो तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 8 इंटू 7 56 अपॉन 2 इंटू 1 56 अपॉन 2 आ जाएगा 28। तो ये आपके 8C2 का आंसर है। अब गैस मैं बोल रहा हूँ कि इसको अलग अलग करके भी तो कर सकते हैं, चेक करिए गैस सही मैच करता है क्या। मैं बोल रहा हूँ कि 8C2 करने से अच्छा आप क्या करो, पहले किसी दो लोगों में से आप एक इंसान चूज कर लो। तो 2C1 आया, इनटू क्या कर लो, बचे हुए 6 लोगों में एक चूज कर लो 6C1, प्लस दूसरा तरीका क्या होगा, अब 2 में से 0 चूज करो 2C0, इनटू बचे हुए 6 में से 2 चूज करो 6C2, प्लस तीसरा तरीका क्या होगा, 2 में से 2 चूज कर लो 2C2, इनटू बचे हुए 6 में से 0 चूज करो 6C0। गाइस ये मेरा आंसर आ गया। और चेक करें आंसर 28 वापस आता है क्या? मुझे लग रहा है वापस 28 आ जाएगा। 2C1 कितना होता है 2, 6C1 कितना होता है 6, तो 2 6 12 हो गया, ये 12 आ गया, प्लस 2C0 1 होता है, 6C2 गाइस आप सॉल्व करके देखना, 6 इंटू 5/2 ये 15 आ जाएगा, आप करके देखना। ठीक है, प्लस फिर गाइस आपका
2C2 कितना आ जाएगा, 2C2 आ जाएगा 1 और 6C0 भी 1 है, तो 1 into 1 1। गाइस देखो ये अमेजिंग हो गया, ये मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया। देखो 12 + 15 + 1 28। आई एम प्रिटी श्योर इंडिया में बहुत कम लोग होंगे, शायद टॉप 1% लोग होंगे जिनको ये प्रॉपर्टी का लॉजिक पता है। एक तो प्रॉपर्टी खुद कम बच्चों को पता होती है ये वाली, इसका लॉजिक आपने सीखा। गाइस मैं ना ज्यादा अच्छे से भी एक्सप्लेन करा एज कम्पेयर टू पहले, एक और बार सिखाता हूँ। सपोज गाइस मुझे है ना 7 में से 3 लोग चूज करने हैं, 7C3, तो कितना आता है 7C3 का आंसर? 7C3 का आंसर आता है 35। ओके, 7C3 का आंसर कितना आएगा गाइस? 35 आएगा। आप करके देखना, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 4 फैक्टोरियल, तो 7C3 का आंसर 35 आया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके 2 ग्रुप कर लो, 7 में से 4 लोगों का एक ग्रुप कर लो, 3 लोगों का एक ग्रुप कर लो। तो पहला केस क्या होगा, 4 में से 2 चूज करो, बचे हुए 3 में से 1 चूज करो, प्लस फिर 4 में से 1 चूज करो, बचे हुए 3 में से 2 चूज करो, फिर 4 में से 3 ही चूज कर लो, बचे हुए 3 में से 1 भी चूज मत करो, प्लस लास्ट केस क्या आएगा गाइस? ये लास्ट केस होगा, 4 में से 1 भी चूज मत करो एंड बचे हुए जो 3 है उसमें से 3 चूज कर लो। गाइस आप देखना ये समेशन हो गया, राइट? इसका आंसर पता है क्या आएगा? इसका आंसर 35 ही आना चाहिए। चेक करें, व्हाट इज 4C2, आप करके देखो, 6 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखना, 4C2 का आंसर 6 आएगा, 3C1 का 3 आएगा, तो 6 3 जा कितना हो गया 18, तो ये आ गया 18, प्लस 4C1 4 होता है, 3C2 3 होता है, तो ये 4 3 जा 12 आ गया, तो 18 + 12। ठीक है, क्या सच में 35 आने वाला है? चेक करते हैं, 4C3 का 1 आएगा, सॉरी 4C3 का 4 आएगा, 3C0 का 1 आएगा, तो 4 into 1 4 आ गया, तो +4, प्लस 4C0 1 है, 3C3 भी 1 है, 1 into 1 1, तो +1। अच्छा गाइस देखो, 18 + 12 + 4 + 1 कितना आ गया 35। तो गाइस अभी आपको मस्त समरी देता हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कभी भी आपको समेशन MCI into NCP - I आ जाए, where I will go from minimum 0 अप टू मैक्सिमम जो भी M या N, या कभी कभी ऐसे गलती से वो लोग M + N भी लिख के दे सकते हैं, नहीं M + N नहीं लिख के देंगे, कभी गलती हो जाएगा। द समेशन विल गो टू अप टू आइदर दिस मैक्सिमम वैल्यू और दिस। नो गाइस, एक्चुअली द समेशन विल बी I की मैक्सिमम वैल्यू गाइस मेरे को मिल गई, ये नहीं होगी I की मैक्सिमम वैल्यू, I की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो I गोज फ्रॉम 0 to P। अब गाइस मैंने एकदम परफेक्ट बता दिया है। अच्छा, तो इसका आंसर पता है क्या होगा? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट आंसर पता है क्या है? समेशन नहीं लिखना है, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा विदाउट समेशन, इसको और इसको ऐड करो तो क्या आएगा M + N C, और इसको ऐड करो तो M + N C P। गाइस एकदम कितना मस्त है, देखो ये अभी एकदम परफेक्ट हो गया। आपको क्या समझना है कि I की वैल्यू मिनिमम कहाँ से होगी? 0 से, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? P, क्योंकि I की वैल्यू P से ज्यादा हो गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो I गोज फ्रॉम 0 to P। ऐसा रहा तो ये आता है। पर गाइस मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला नहीं बताया, लॉजिक बताया कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। इफ यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक प्लीज राइट यस, आप फिर बहुत पावरफुल फील करने वाले हो। गाइस बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड विल क्लोज। अभी 1 आवर गाइस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड, अभी होने वाला है, पर विल डू 1 मोर क्वेश्चन, और इसमें भी गाइस वो सेम प्रॉपर्टी रिवाइज होगी। रेहान, क्या आप मेरे लिए आज का 5th और लास्ट क्वेश्चन रीड कर सकते हो प्लीज? Yes, sir. For non-negative integers s and r, let s r is equal to s factorial upon r factorial into s minus r factorial 0 if r is less than or equal to s and if And r is greater than s for positive integers m and n, let g of m comma n is equal to summation of f of m comma n comma p upon n plus p p, where p is equal to 0 to m plus n, where for any non-negative integer p, for f of m comma n comma p is equal to summation of mi into n plus I p into p plus n and p minus I, where summation I is equal to 0 to p, then which of the following statements is or are true? गाइस बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन और आपको बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एडवांस लेवल ऑफ टुडे, एंड दिस इज 5th क्वेश्चन ओवरऑल ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम। गाइस यहाँ पे f ऑफ m, n, p, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो सब लोग अच्छे से देखते रहना।
पहले गाइस मैं सॉल्व करने वाला हूं f ऑफ m कॉमा n कॉमा p। गाइस ये क्या दिया है, उन्होंने दिया है समेशन i गोज फ्रॉम 0 टू p दिया है शायद से, यस i गोज फ्रॉम 0 टू p। यहाँ पे मैं बोल दूंगा i गोज फ्रॉम 0 टू p। एंड गाइस इसके अंदर जो उन्होंने टर्म्स दिए हैं वो कॉम्बिनेशन है। जब ऐसे राउंड ब्रैकेट में n और i लिखा है या m और i लिखा है उसका मतलब होता है mci। तो गाइस उन्होंने कैसे लिखा है, देखो उन्होंने लिखा है mi, तो यारो इसका मतलब होगा mci, तो मैं यहाँ लिख दूंगा mci। ओके, इनटू आगे क्या है चेक करते हैं। आगे वाले ब्रैकेट में है n प्लस आई पी, तो n प्लस आई पी इज नथिंग बट n प्लस आई सी पी। ओके, और इसके बाद गैस क्या है चेक करते हैं। इसके बाद में उन्होंने दिया है p प्लस एन पी प्लस आई, तो इनडायरेक्टली ये होगा p प्लस एन सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p प्लस एन सी। एंड दूसरा नंबर क्या दिया था, p माइनस आई दिया था, सॉरी, तो p प्लस एन सी p माइनस आई, ये मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा सी पी माइनस आई। ओके, तो गैस ये मेरे तीन कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लीकेशन है। तो ये गैस कहीं ना कहीं वही प्रॉपर्टी यूज होने वाली जो मैंने आपको बताया था। ये मुझे कैसे रियलाइज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आई गोज फ्रॉम 0 टू p, तो इससे मेरे को रियलाइज हो रहा है। तो मैं बोलूंगा समेशन आई गोज फ्रॉम 0 टू p। इसमें क्या करेंगे, MCI को सेम लिख देते हैं, MCI को MCI ही लिखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या है n प्लस आई सी पी, तो ये वाले नंबर का फैक्टोरियल हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो आएगा n प्लस आई फैक्टोरियल अपॉन ये वाला फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में अपॉन p फैक्टोरियल। और गैस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा n प्लस आई माइनस p फैक्टोरियल, n प्लस आई माइनस p फैक्टोरियल। ये मैंने बस क्या किया गैस, कॉम्बिनेशन का जो डेफिनेशन है वो लिखा है इनटू। अब यहाँ पे भी सेम चीज करते हैं, ये वाला जो नंबर है इसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो p प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन ये वाला नंबर क्या है p माइनस आई, उसको नीचे लिखेंगे p माइनस आई फैक्टोरियल। और गैस ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अच्छा ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो p प्लस एन माइनस p माइनस आई, तो माइनस ऑफ माइनस आई प्लस आई हो जाएगा और p कैंसिल होगा, तो n प्लस आई फैक्टोरियल बचेगा। तो गैस यहाँ पे जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे n प्लस आई फैक्टोरियल बचेगा। अब गैस बेस्ट पार्ट देखना, यहाँ n प्लस आई फैक्टोरियल कैंसिल, करेक्ट है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो गैस यहाँ फर्दर सॉल्व करते समय समेशन किसका चल रहा है, समेशन आई गोज फ्रॉम 0 टू p। यहाँ पहला टर्म क्या है MCI, ठीक है यारो। फिर यहाँ पे गैस अब जो टर्म्स बचे हैं उसमें मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n फैक्टोरियल कर दूंगा। आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो ऊपर एक n फैक्टोरियल लिख देता हूँ, नीचे यहाँ पे क्या है p फैक्टोरियल है तो p फैक्टोरियल लिख देता हूँ, और नीचे यहाँ पे कहीं पे n माइनस पी फैक्टोरियल है क्या, नहीं है। तो मेरे पास और क्या हो सकता है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे मेरे पास ये है p प्लस आई फैक्टोरियल, अच्छा तो इसको लिख देता हूँ p प्लस आई फैक्टोरियल। देखते हैं गाइस कुछ सॉल्व होता है क्या। मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n फैक्टोरियल करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, MCI को तो एज इट इज लिखा, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n फैक्टोरियल करूंगा तो मेरे को कोई कॉम्बिनेशन का इस बनाने में मैं हेल्प कर मैं ट्राई करता हूँ। हाँ मेरे को कॉम्बिनेशन मिल गया, इसको लिखते हैं गाइस न्यूमरेटर में, यस। कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ पे क्या है p प्लस एन फैक्टोरियल है, तो इसको लिख देता हूँ n प्लस पी फैक्टोरियल। एज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ कॉम्बिनेशन, मिल गया मेरे को, n प्लस पी फैक्टोरियल लिखा, इसके नीचे ये लिख देता हूँ p फैक्टोरियल। और गैस अगर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो n आता है, तो नीचे n फैक्टोरियल लिख देता हूँ, पर n फैक्टोरियल है नहीं नीचे, तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, तो ये डिवाइड वाला n फैक्टोरियल आया। अगले वाले में ये ऐसा न्यूमरेटर में आ जाएगा, बिकॉज गाइस देखो मैंने क्या किया है, ये कैंसिल करने के बाद में मैंने बस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n फैक्टोरियल कर दिया है, ठीक है। तो ये नीचे वाला आ गया, अच्छा अब ये ऊपर वाला n फैक्टोरियल है, और नीचे क्या बचेगा, एक तो ये भी बचा है p माइनस आई फैक्टोरियल, तो p माइनस आई फैक्टोरियल। और दूसरा क्या है, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो, तो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस पी प्लस आई, अच्छा वही है यहाँ पे n माइनस पी प्लस आई फैक्टोरियल, सेम है गाइस। तो इसका मतलब गाइस अपना मस्त कॉम्बिनेशन बन गया, मैंने एक अच्छा सा पैटर्न ढूंढ लिया। तो मेरा एक क्वेश्चन बदल के क्या हो जाएगा, समेशन आई गोज फ्रॉम 0 टू p MCI, ओके। और फिर गाइस ये क्या है, दिस इज नथिंग बट
n प्लस पी सी पी, दिस इज नथिंग बट n प्लस पी सी पी। आप करके देखना क्या ये n प्लस पी सी पी है? यस। इसका आंसर क्या आएगा? n प्लस पी फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल अपॉन सब्ट्रैक्ट करो तो अपॉन n फैक्टोरियल भी आ गया। एकदम सही किया गाइस। और इसका आंसर क्या आएगा? दिस विल बी नथिंग बट n सी पी माइनस आई। करके देखो इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में आएगा n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में p माइनस आई फैक्टोरियल, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके n माइनस पी प्लस आई फैक्टोरियल। गैस एकदम सही करा है। अब गैस आप नोटिस करोगे ना यहाँ पे, तो ये जो मिडल टर्म है इसको आप बाहर ले सकते हो। रीजन क्या है? इसमें कोई आई का टर्म नहीं है, यहाँ पे कोई आई नहीं है, तो ये बस एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें आई नहीं है तो ये समेशन का पार्ट नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको समेशन के बाहर लिख दो। तो मेरा आंसर क्या बनेगा पता है? मेरा आंसर बनेगा n प्लस पी सी पी समेशन आई गोज फ्रॉम 0 टू p, अंदर क्या बचा है? एम सी आई एन सी पी माइनस आई। गैस क्या ये अपनी वो प्रॉपर्टी आ गई जो मैंने आपको विद लॉजिक एक्सप्लेन करा था? गैस देखना क्या यही वो प्रॉपर्टी है? यस। क्या मस्त प्रॉपर्टी हमने सीखी थी कि यार अगर ऐसे टाइप का फॉर्म आ जाए, इसका मतलब यू आर चूजिंग आई पीपल आउट ऑफ m एंड देन यू आर चूजिंग p माइनस आई पीपल आउट ऑफ रिमेनिंग n, तो इट इज द सेम एज चूजिंग p पीपल आउट ऑफ m प्लस n। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कैसे याद रखना है? ये दोनों नंबर्स को ऐड करो तो m प्लस n आया, और ये दोनों नंबर्स को ऐड करो तो p आएगा। तो इसका मतलब दिस इज सेम एज चूजिंग p पीपल आउट ऑफ m प्लस n। तो आपका फाइनल आंसर का क्या आएगा? फाइनल स्टेप पे आ गए तो फाइनल आंसर आएगा n प्लस पी सी पी, ये बाहर का नंबर है n प्लस पी सी पी। ठीक है यारो, ये आ गया। और फिर ये येलो कलर का जो पार्ट है उसका प्रॉपर्टी का आंसर क्या है? ये आंसर है m प्लस एन सी पी। गैस ये आपका आंसर आ गया किसका? f कॉमा m कॉमा n का। दिस इज द आंसर ऑफ f कॉमा m कॉमा n, नहीं, f ऑफ m कॉमा n कॉमा p, ये उन्होंने दिया था। दिस इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया। तो इसमें गैस क्या करूंगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा n प्लस पी सी पी इंटू m प्लस एन सी पी। अब उन्होंने क्या बोला है पता है क्या? उन्होंने एक नया और फंक्शन डिफाइन किया है। उस नए फंक्शन का उन्होंने नाम दिया है g ऑफ m कॉमा n। तो g ऑफ m कॉमा n पता है क्या डिफाइन किया है? g ऑफ m कॉमा n डिफाइन किया है समेशन i गोज फ्रॉम 0 टू m प्लस n, और यहाँ समेशन के अंदर उन लोगों ने लिखा है f ऑफ m कॉमा n कॉमा p अपॉन n प्लस p सी पी, ऐसा उन्होंने डिफाइन किया है। गाइस ये उन्होंने नया फंक्शन डिफाइन किया है g ऑफ m कॉमा n। एक बार चेक करते हैं गाइस, बराबर है g ऑफ m कॉमा n, देखो यही डिफाइन किया उन्होंने। अच्छा तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू मुझे पता है, व्हाट इज f ऑफ m कॉमा n कॉमा p, वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया, इसको लेफ्ट में डिवाइड करो, तो इसको लेफ्ट में डिवाइड करके क्या मुझे g मिल जाएगा? यस, मतलब बेसिकली इसको लेफ्ट में डिवाइड करोगे तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसको लेफ्ट में डिवाइड करो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिर्फ इतनी, m प्लस एन सी पी। तो यहाँ पे गाइस आंसर आएगा, अच्छा यहाँ पे i गोज फ्रॉम 0 टू m प्लस एन नहीं था, यहाँ पे p गोज फ्रॉम 0 टू m प्लस एन था। यहाँ पे गाइस क्या है? p गोज फ्रॉम 0 टू m प्लस एन है, तो यहाँ पे g ऑफ m कॉमा n क्या बचेगा पता है? समेशन p गोज फ्रॉम 0 टू m प्लस एन। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, जब आप इसको देखो, जब आप इसको डिवाइड करते हो इससे, तो फिर आपको बचता क्या है? ये बचता है। अच्छा तो इसका वैल्यू कितना होगा? ये हो जाएगा। तो मेरे को m प्लस एन सी पी का समेशन करना है, m प्लस एन सी पी इसका समेशन करना है, वेर p गोज फ्रॉम 0 टू m प्लस एन। अरे मैंने ये भी डिस्कस किया है मेंस लेवल पे कि अगर नॉर्मल कॉम्बिनेशन का समेशन है जहाँ पे स्टार्ट 0 से हो रहा है और एंड उसी नंबर पे हो रहा है जो नंबर ऊपर है, तो इसका फाइनल आंसर आता है 2 रेज टू m प्लस एन। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है जो हम लोगों ने विद प्रूफ किया है। इसका प्रूफ क्या था? 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर को एक्सपांड करो और दोनों तरफ x इक्वल टू 1 डाल दो, तो यही आंसर आता है। तो गैस इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2 रेज टू m प्लस एन। तो आपको g ऑफ m कॉमा n मिल गया। अब गैस उन्होंने जो ऑप्शंस दिए थे ना, उन ऑप्शंस में बस ऐसे अलग अलग m और n डालना था, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया गैस क्वेश्चन कंप्लीट। मोस्टली गैस लेक्चर कंप्लीट है, मेरे को बस आप 2 मिनट और दे देना, मैं समरी देता हूं ताकि फिर हम लोग क्लोज करें। गैस ये क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है, मैं दोबारा एक बार आपको समरी देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन है f ऑफ m कॉमा n कॉमा पी का, जो उन्होंने दिया है।
मैंने बस क्या किया, MCI को सेम लिखा और मैंने इसका और इसका डेफिनेशन लिख दिया। तो यहाँ पे क्या था, n+i, तो ऊपर लिखा n+i फैक्टोरियल, नीचे p था तो नीचे लिखा p फैक्टोरियल, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो n+i माइनस p फैक्टोरियल नीचे आ गया। फिर मैंने इसका भी डेफिनेशन लिखा, ऊपर है p+n तो मैंने लिखा p+n फैक्टोरियल, नीचे है p-i तो नीचे लिखा p-i फैक्टोरियल, और फिर मैंने इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो n+i बचा तो नीचे n+i फैक्टोरियल आया। फिर गैस ये और ये कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद अगले स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n फैक्टोरियल किया। ये देखो गैस, अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, ये मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल और ये डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, और फिर मैंने थोड़ा सा अच्छा वाला कॉम्बिनेशन बना लिया जिसमें जो डिवाइड बाय n फैक्टोरियल है वो मैंने n+p फैक्टोरियल के नीचे लिख दिया, और यहाँ साथ में p फैक्टोरियल जो अवेलेबल था उसको लिख दिया। अब ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्टली होगा n+p(cp), ये इनडायरेक्टली हो जाएगा n+p(cp), और ये जो न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल है उसके नीचे मैंने ये वाला और ये वाला टर्म लिख दिया। अब ये भी एक मस्त कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो गैस ये बनेगा n+p(cp) और ये बनेगा n(c)p-i। ठीक है, फिर मेरा ये आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है, ये मेरा टर्म बन गया। अब इसमें ये वाले टर्म में आई नहीं है तो मतलब ये कांस्टेंट है, ये बस एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाहर लिख दो। इसको बाहर लिखा। फिर गाइज ये हमारी अमेजिंग प्रॉपर्टी जो हमने विथ लॉजिक सीखी है। विथ लॉजिक मैंने क्या बोला कि रादर देन चूजिंग आई पीपल आउट ऑफ m and p-i people out of n and trying all the various combinations, just directly choose p people out of m+n। मतलब शॉर्टकट में प्रॉपर्टी कैसे ध्यान में रखनी है, दोनों को ऐड करो तो m+n, इन दोनों को ऐड करो तो p बचेगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा m+n c, इसको ऐड करके p आएगा तो m+n cp। और ध्यान देना समेशन साइन चला जाता है जब आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हो। तो बस गाइज ये आपका आंसर आ गया किसका, दिस इज द आंसर ऑफ f ऑफ m, n, p, ये उसका आंसर है। अब बस हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट में डिवाइड करना है ये वाले टर्म को, तो इसको लेफ्ट में डिवाइड किया तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा f ऑफ m, n, p अपॉन n+p(cp), उसका आंसर कितना आएगा, ये बचेगा। तो इसका समेशन जो है वो उन्होंने g ऑफ mn बोला है, और इसका समेशन गाइस क्या होता है, बहुत सिंपल है गाइस। इसका समेशन क्या होगा, क्या इसमें सब टर्म्स अवेलेबल है, चेक करो। यस, चालू कहाँ से हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, ये वाला जो नंबर है वहीं पे खत्म हो रहा है, मतलब सब टर्म्स अवेलेबल है गाइस। ये वो वाली प्रॉपर्टी है, आपको मैंने सिखाया ना मेंस लेवल पे कि कभी भी nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट 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 ncn तक आ जाए तो आंसर क्या है 2n। बस उन्होंने यहाँ n के जगह m+n लिखा है, तो अगर यहाँ n के जगह m+n है, यहाँ m+n है, यहाँ m+n है, यहाँ भी m+n है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा m+n। तो इसीलिए गाइस आंसर कितना आया 2m+n। दिस इज योर फंक्शन g ऑफ m, n। अब उन्होंने जो ऑप्शंस दिए थे उसमें उन्होंने बस अलग अलग m और n का कंडीशन दिया है, वो आप डाल दो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको ये सिंपल फॉर्मूला या फंक्शन मिल चुका है 2m+n। गाइस सबको अगर पूरा लेक्चर क्लियर है तो यस लिख दो। मैं अभी एक चीज बोलता हूँ उसके बाद क्लोज करते हैं, प्लीज लेक्चर लीव मत करना। आज के एडवांस लेक्चर में आपने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर किया है, रीजन बताता हूँ। इस चैप्टर में जो 7 मेन कंसेप्ट्स हैं वो बताता हूँ, और उसके बाद आप लेक्चर लीव कर सकते हो। बस आज के लेक्चर में हमने देखा हाउ टू फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म। अगर ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट बोला है तो वो होता है NC(n/2), ये होता है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। पर अगर ग्रेटेस्ट टर्म बोला है तो आप p का वैल्यू निकालो, p होता है n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन a, जिसमें आप एक्सपांशन किसका कर रहे हो, x प्लस ए होल रेज टू n का। फिर गाइस अगर इसका आंसर एक इंटीजर आता है, लेट अस कॉल दैट इंटीजर m, तो इसका मतलब गाइस tm जो है यही ग्रेटेस्ट टर्म होगा, या तो tm+1 करोगे तो वो भी सेम टर्म आएगा, वो भी ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो tm या तो tm+1 करने का आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन गाइस अगर ये इंटीजर नहीं आता, सपोज इसकी वैल्यू आती है 5.2, तो इसके आगे वाला इंटीजर क्या है 6, इसका मतलब इस केस में ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा t6। ये हमारा पहला कंसेप्ट जो हमने रिवाइज करा। फिर उसके बाद गाइस सेकंड कंसेप्ट जो हमें रिवाइज करना है, कभी भी आपको अगर समेशन NCR दिखाई दे वेर r गोज फ्रॉम 0 to n, तो इसका आंसर क्या आता है 2n। ये हमने कहाँ पे
यूज किया, अभी लास्ट क्वेश्चन में यूज किया। देखो लास्ट क्वेश्चन में आंसर 2m+n जो आया था वो इसी प्रॉपर्टी से आया। फिर गाइस हमने आज ये भी देखा कि समेशन r टाइम्स NCR आ जाए, वेर r गोज फ्रॉम 0 to n, तो इसका आंसर गाइस क्या आता है? इसका आंसर आता है n टाइम्स 2n-1। अच्छा, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, बस r के जगह उन्होंने k लिखा था, पर यही प्रॉपर्टी यूज हुई थी। फिर गाइस हम लोगों ने ये भी देखा, जो कि बहुत ही अमेजिंग था, कि समेशन r² टाइम्स NCR आ जाए। बिल्कुल भी एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करो इसको सॉल्व करने का, मैंने मेंस के लेक्चर में भी याद करवाया आपको कि इसका आंसर आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n-2, ये इसका आंसर आता है। ये भी आज यूज हुआ। फिर गाइस एक और बहुत अमेजिंग हम लोगों ने एक्सपांशन देखा, उन लोगों ने दिया था समेशन NCR 3r। इसको देख के कभी डरना नहीं है। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर आ जाए, अभी यहाँ तो इन्होंने 3r दिया है, सपोज उन्होंने 5r दिया रहता तो भी मैं कर लेता। मतलब मेरे को क्या समझना है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मैच कर रहा है। समेशन कहाँ से कहाँ तक है गाइस? r गोज फ्रॉम 0 to n। तो यहाँ पे समेशन में आप देख सकते हो कि ये नंबर और ये नंबर मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका सेकंड टर्म हो गया और फर्स्ट टर्म दिख नहीं रहा। अच्छा, फर्स्ट टर्म दिख नहीं रहा तो फर्स्ट टर्म 1 ही होगा, तो इसका मतलब दिस इज द एक्सपांशन ऑफ व्हाट? दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 1 + 5 whole raised to n. This is the expansion of 1 + 5 whole raised to n। मतलब स्टूडेंट्स दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 6 raised to n। अच्छा गाइस, यहाँ पे कुछ भी आ जाए आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। जैसे हमने क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पे क्या था? 3 raised to r था, तो हमने 1 + 3 लिख दिया था। अच्छा, फ्रैक्शन आ गया तो भी, सपोज यहाँ आ जाए 3/2 raised to r, विल आई वरी? नो, सेम कंसेप्ट। तो ये किसका एक्सपांशन होगा? दिस इज गोइंग टू बी नाउ द एक्सपांशन ऑफ 1 + 3/2। मैं क्या बोलूंगा? 1 + 3/2, क्योंकि आपको समझना क्या है गाइस, इसमें कंसेप्चुअली समझना है कि ये हमारा सेकंड टर्म है और फर्स्ट टर्म दिख नहीं रहा, तो फर्स्ट टर्म 1 ही होगा, तो इट इज एक्सपांशन ऑफ 1 + 3/2 whole raised to n। तो व्हाट इज 1 + 3/2 whole raised to n? इट विल बिकम 5/2 whole raised to n। एलसीएम ले लो, तो आपका ये आंसर आएगा इसके एक्सपांशन का 5/2 टाइम्स whole raised to n। ओके गाइस, मैं सब कुछ आपको मस्त रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर इसके अलावा गाइस हमने एक और मस्त प्रॉपर्टी आज रिवाइज करी कि कभी भी आपको r टाइम्स NCR दिखाई दे, इसका आंसर आता है n टाइम्स n-1 CR-1। ये हमने प्रॉपर्टी कहाँ यूज करी थी? जिस क्वेश्चन में हम लोग वो समेशन r इंटू NCR होल स्क्वायर का सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी थी। और ये सब छोड़ के आपने आज एक अमेजिंग चीज सीखी विथ लॉजिक, कि कभी भी आपको अगर ऐसा दिखाई दे समेशन MCI इंटू NCP-I, वेर I गोज फ्रॉम 0 to P, तो आपको कंसेप्चुअली समझना है कि दिस इज नथिंग बट चूजिंग I people out of M and then choosing P-I people out of N। तो it is better if I directly choose P people आउट ऑफ m+n। मतलब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है? एग्जाम में इन दोनों को ऐड करो, m+n आ गया, इन दोनों को ऐड करो, p आ गया, या लिख दो, हो गया गाइस। दिस इज अ वेरी गुड शॉर्टकट। तो ये हमारा समरी था पूरे लेक्चर का। और इसके अलावा गाइस फिर वो बेसिक बाइनोमियल एक्सपांशन तो सबको आता है कि सपोज अगर x + y होल रेज टू n रहा, तो मैं tr+1 कैसे लिखूंगा? इसके ऊपर भी आज क्वेश्चन हुआ। tr+1 होता है NCR first term raised to n-r into second term raised to r। With this guys we have completed the entire lecture। अब guys नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आपको अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है इस चैप्टर में तो प्लीज यस लिख देना। वी विल क्लोज द लेक्चर गाइस। थैंक यू। रेहान, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं इफ द वॉइस वाज गुड इन द एंटायर लेक्चर? Yes, sir. चलो, थैंक